गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग सामान्य हिंदी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, लगातार सबसे पहले हमें वर्णमाला के क्रम में इनकी पृष्ठभूमि के बारे में भली भांत परिचित होना चाहिए। बच्चों, ध्वनि वाणी की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात वाणी के द्वारा जो तुकबंदियां शब्द आते हैं और सामने वाला सहजता से आपकी ध्वनि को पहचान लेता है, उसी को ध्वनि कहा जाता है। पहले बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। कई बार इसे मेंशन भी किया गया है कि ध्वनि वाणी को कहते हैं। ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा फिर से याद रखें प्यारे बच्चों, ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब इसके बाद ये ध्वनि कई ध्वनियों से मिलकर, प्यारे बच्चों, कई ध्वनियों से मिलकर वर्ण का निर्माण होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्वनि का निर्माण होता है। ध्वनि को वाणी ही कहा जाता है। इससे वर्ण की तुकबंदियां होती हैं। वर्ण इसी को अक्षर कहा जाता है और कई वर्ण मिलकर फिर शब्द का निर्माण करते हैं। फिर बच्चों शब्दकोश बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसे याद रखोगे। बच्चों याद रखोगे। छोटी तुकबंदी है, अनेक तुकबंदियां होती है, छोटी छोटी अनेक तुकबंदियां होती हैं। फिर बच्चों यहाँ पर वर्ण में आपके ये वर्ण में आ से ज्ञा तक होते हैं। शब्द में मिलकर कोई अक्षर बनते हैं। जैसे राम का निर्माण होगा, जैसे राम ने रावण को मारा, इसको भली बात समझ गए होंगे। सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। पहले बच्चों, इसके बाद शब्दकोश, फिर आगे वाक्य कहलाएंगे। तो इस तरह से इनका विस्तार आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर बच्चों, इसके बाद आता है वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण यानी कि प्राय स्वर और व्यंजन के तुकबंदियों से मिलकर वर्णों का निर्माण होता है। फिर बच्चों, जैसे कि ये कोई भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन को दोनों को मिलाने से ही वर्ण का निर्माण होता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। कई बार पेपर में कंफ्यूज विद्यार्थी होते हैं कि वर्ण और अक्षर किसे कहा जाता है। तो इनका वर्ण का ही एक स्वरूप होता है अक्षर, तो इन्हें याद रखेंगे। और इन्हें आ से ज्ञा तक जो हिंदी वर्णमाला में सब अक्षर होते हैं, इन अक्षरों को ही वर्ण कहा जाता है। आइए लिपि के बारे में अध्ययन करते हैं। लिपि ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले बच्चों लिपि किसे कहा जाता है? जिन वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। और ये एक क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि देवनागरी लिपि है। ये भी प्यारे बच्चों पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देवनागरी लिपि है। शब्द किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों, अब लिपि के बारे में हमने समझ लिया, ध्वनि के बारे में समझ लिया, वर्ण के बारे में समझ लिया, लिपि के बारे में समझ लिया। अब ये देखेंगे कि शब्द किसे कहा जाता है। पहले बच्चों, एक या एक से अधिक वर्णों के मिलाने से जो शब्दकोश की रचना होती है उसे शब्द कहा जाता है। आइए बच्चों, जैसे कि राम एक शब्द कैसे रचना होगा, आइए देखते हैं। इसमें आधा वर्ण र प्लस स्वर बड़ा प्लस व्यंजन आधा मा प्लस स्वर आ, इनकी तुकबंदियों से ये सारे वर्ण हैं, इनकी तुकबंदियों से एक शब्द तैयार होगा राम। इस तरह से बहुत सारे
अक्षरों का प्रयोग करके हम रचना करेंगे और ये सब बंधते हैं, जो वर्ण यानी आपस में बंधते हैं, ये शब्द कहलाते हैं। आइए बच्चों, इसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे पेपर की दर्ज से वर्णमाला। लगातार एक डिफिनीशन पूछी जा सकती है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। हिंदी में वर्णों की माला अर्थात बहुत सारे वर्ण के समूह को या वर्णों की माला को ही वर्णमाला कहा जाता है। बच्चों, लगातार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी विद्यमान है, तो इसके लिए हमें आंसर देना होगा। बच्चों, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या वर्तमान में नहीं, कुल इनकी संख्या 52 है। और कई बार ये हम कंफ्यूज रहते हैं पेपर में कि ये संख्या 52 दें कि इनकी संख्या 49 को व्यक्त करें कि इनकी संख्या 50 को व्यक्त करें। तो प्यारे बच्चों, इसमें डाउट नहीं होना है, सीधे हमें याद रखना होगा इनकी संख्या टोटल 52 होती है, ये याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, वर्णमाला के मुख्य यानी कि 2 भेद होते हैं। वर्णमाला के मुख्य 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। परंतु अनेक विद्वानों ने रचना के आधार पर इसके 3 भेद बताए हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोग व। बच्चों, स्वर किसे कहा जाता है? स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं, जैसे कि अ से औ तक समस्त यानी वर्णमाला स्वर कहलाती है। इसी प्रकार व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से अर्थात दूसरे स्वर की सहायता से जो सहायता लेते हो, इससे निर्मित यानी कि ऐसे शब्दों को, प्यारे बच्चों, ऐसे वर्णों को क से लेकर ज्ञ तक वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। अयोग व ऐसे, प्यारे बच्चों, ऐसे वर्णमाला ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये अंक और आहा 2 बिंदु याद रखेंगे। ये अनुसार को व्यक्त करता है और ये विसर्ग को व्यक्त करता है। इसे ना तो स्वर के वर्ग में रखा गया है, ना तो इसे व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। मेरे बच्चों, आइए कुछ और भी डिस्कस करेंगे। ऊपर वाला हम लोग रफ करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने अभी एक ये डिस्कस किए थे वर्णमाला के मुख्य 2 भेद ही होते हैं। प्यारे बच्चों, 2 भेद मुख्य याद रखोगे। वर्णमाला के मुख्य कितने भेद होते हैं? 2। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। रचना के आधार पर इनकी संख्या 3 बताई गई है, तो डाउट नहीं होना है। पेपर में हमें मुख्य रूप से पूछा जाए 2, रचना के आधार पर इनकी संख्या को 3 बताना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्वरों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें पता है कि स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। बच्चों, स्वर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हास्य स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 बच्चों, नंबर 3 है प्लुस स्वर। क्या होगा? प्लुस स्वर। प्यारे बच्चों, इसकी डिफिनीशन की अगर बात किया जाए, इसकी डिफिनीशन की बात किया जाए तो हास्य स्वर ऐसे स्वर जो जिनका उच्चारण करने पर स्वतंत्र धीमे स्वर में उच्चारित होते हैं, वो हास्य स्वर कहलाते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, छोटा
कमा छोटी कमा छोटा ऊ और री से ऋषि, याद रखोगे, री से ऋषि। इसके बाद बच्चों बात की जाए दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर को ही इसे मूल स्वर भी कहा जाता है, इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। प्राइमरी स्वर हमारे कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। बच्चों दीर्घ स्वर को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, इस दीर्घ स्वर को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 मूल दीर्घ स्वर और इसको दूसरा हम बताएंगे संयुक्त दीर्घ स्वर। अरे बच्चों ये प्राइमरी मूल दीर्घ स्वर वही होते हैं, यहाँ से जैसे आ, इसका क्या हो जाएगा बड़ा आ, ई इसका क्या हो जाएगा बड़ी ई, ऊ इसका क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। तो ऋषि यहाँ पर बड़ा ऋषि का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ 3 ही मूल याद रखना है। मूल दीर्घ स्वर है, ये छोटी यानी कि मात्राओं से छोटी यानी कि स्वर से बड़े स्वर बनाए जाते हैं, वो प्राइमरी यानी कि मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब स्वर 2 भागों में बांटा गया, दीर्घ स्वर 2 भागों में बांटा गया, मूल दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त में बच्चों क्या आएंगे, जैसे कि हमारा दोनों प्रकार के ए और कामा दोनों प्रकार के ओ और औ, इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या इनकी 4 होती है। इनकी दीर्घ स्वरों की टोटल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। काउंट कर सकते हैं, 3 4 3 7। प्लुस स्वर, तो हमें पता है कि प्लुस स्वर का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। प्लुस स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने पर जो स्वतंत्र यानी कि ध्वनि के साथ साथ वो काफी समय तक उच्चारित होते हों, एक शब्द पर काफी समय तक उच्चारित हों, उसे प्लुस स्वर कहा जाता है। पेपर में ये ना के बराबर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इसका हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। टोटल अगर इसका उदाहरण देख लें, बहुत कम पूछा जाता है, जैसे कि ओ, ओम, मैं का उच्चारण करेंगे, ये हमारा क्या होगा, एक प्लुस स्वर का ही उच्चारण होगा, जिसमें लास्ट में ध्वनि बार बार यानी कि साउंड रुके ना और तेजी से ध्वनित हो, वो क्या कहलाते हैं, प्लुस स्वर कहलाते हैं। इनका हिंदी में बहुत कम, हिंदी वर्णमाला में इनका बहुत कम प्रयोग होता है, और हम आगे यानी कि डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, इसके बारे में आखिर हम ये देखेंगे कि ये संयुक्त स्वर कैसे निर्मित होते हैं। आइए देखते हैं। ए, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। ए किससे निर्मित होता है, प्यारे बच्चों ए का निर्माण किया जाता है छोटा और प्लस छोटी, इससे ये जो निर्मित होता है हमारा ए की मात्रा। इसी प्रकार आय की मात्रा का निर्माण जो होता है संयुक्त बनता है। ये सबसे पहले छोटा और बड़ी ई, इससे निर्मित होता है आय की मात्रा। ऐसे ही ओ की मात्रा का निर्माण होता है, ध्यान देना बच्चों ये इंपॉर्टेंट है ये केस। ओ की मात्रा का निर्माण होता है छोटा ऊ, बड़ा प्लस छोटा ऊ, इससे निर्माण हो जाएगा ओ। अगला हमारा है औ, प्यारे बच्चों औ का निर्माण भी होगा आ प्लस बड़ा ऊ, इससे हमारा निर्माण होगा औ। पेपर में याद कैसे करें, संयुक्त अगर पेपर में कल के लिए पूछ दिया जाए इनमें से किसी का वर्ण संयुक्त रूप से बताइए, इसकी संरचना क्या है, तो तेजी से याद रखोगे। ए में आ तो सब में कॉमन होगा, एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर आ सब में कॉमन है, संयुक्त दीर्घ स्वर में आ सब में कॉमन है। ए के साथ अगर दोनों प्रकार के ई लगा दें तो ये डिफरेंट प्रकार के ए और आय का निर्माण होता है। इसी प्रकार ओ और औ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ लगा देते हैं तो इनके साथ डिफरेंट यानी कि ओ और औ का निर्माण होता है, तो याद रखेंगे। अभी आगे जब हम ध्वनि उच्चारण के आधार पर ध्वनि का गठन करेंगे तो ये हमारा कंठ, ये दोनों कंठ तालव्य हो जाएंगे और ये कंठ ओष्ठ्य हो जाएगा, जो आगे हम लोग मेंशन करेंगे। प्यारे बच्चों इतना केस आप महत्वपूर्ण ये फैक्ट पढ़ते चले तो टोटल यहाँ पर अगर स्वरों को हम जोड़ दें, इसको ना के बराबर पढ़ा जाता है, इसमें
इसकी संख्या को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टोटल अगर हम सम कर दें तो इनकी संख्या कितनी होती है, मूल यानी कि पेपर में कहा जाए मूल स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आंसर हमें क्या देना है, 11। परंतु यदि रचना के आधार पर पूछा जाए, रचना के आधार पर इनकी संख्या पूछी जाए तो प्यारे बच्चों कई बुकों में इनकी संख्या ऋषि, बड़ी ऋषि और ये सब बढ़ जाता है, इनकी संख्या फिर 13 हो जाती है ऐसी दशा में। तो याद रखेंगे और तो याद रखें यहाँ पर हमें आंसर क्या देना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस कैटेगरी से पूछा जा रहा है, उसके आधार को मानक मानते हुए आंसर हमें देना है। प्राय यानी कि क्वेश्चन में मूल यानी कि जो स्वरों की संख्या ही पूछी जाती है, इसी को आंसर देंगे हम। क्वेश्चन में भली बात यानी कि प्रयास ये करेंगे कि क्वेश्चन का स्तर किस तरह का है, उस स्तर से हमें आंसर देने के लिए तैयार होना चाहिए और हमें आंसर करना चाहिए। आइए नेक्स्ट यानी कि डिस्कस करेंगे, इसको आगे डिस्कस करेंगे, इसको रफ कर दें, ध्यान देना। इसको भी रफ करेंगे स्टूडेंट। मेरे बच्चों एक लगातार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम आइए कुछ केस देखते हैं। पहला केस, 2-3 केस याद कर लें। पहले केस में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला जो हमारा केस होगा जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर प्यारे बच्चों जीव के आधार पर, आधार पर स्वरों का, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। प्यारे बच्चों इसे याद रखेंगे, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जैसे कि मानो कि एक जीव हम बनाएंगे, जिह्वा। प्यारे बच्चों एक जिह्वा के आधार पर हम एक जिह्वा बना दें रफ में, रफली एक जिह्वा देख लेते हैं। सॉरी सही से बन नहीं पा रही, इसे ध्यान दें। ये हमारी एक जिह्वा है, ये क्या है, हमारी जीभ है। जीभ में ये हमारा क्या होगा, अग्रपद, अग्रभाग हो जाएगा। ये हमारा मध्य भाग हो जाएगा, मध्य भाग हो जाएगा। और ये हमारा पश्च भाग हो जाएगा, पीछे का भाग, पश्च भाग। मेरे बच्चों यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हमने ये एक थंबनेल में देखा है कि जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। कितने भाग, 3 भागों में। सबसे पहला भाग है, पहला भाग है अग्रभाग, अग्रस्वर। मेरे बच्चों दूसरा भाग है मध्य स्वर, मध्य स्वर। तीसरा भाग है मध्य स्वर हो गया, तीसरा हो गया पश्च स्वर, पश्च स्वर। आइए इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अग्रस्वर होते हैं, इनकी अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो अग्रस्वर वे होते हैं जो जीभ के अगले हिस्से से जो स्वर उच्चारित हो उसे अग्रस्वर कहा जाता है। जीभ के जो मध्य यानी कि स्वरों से उच्चारित हो उसे मध्य स्वर कहा जाता है। जिह्वा के जो पश्च मतलब पिछले भाग से जो स्वर उच्चारित हो उसे पश्च यानी कि स्वर कहा जाता है। आइए देखते हैं। अग्रस्वर में बच्चों याद रखोगे दोनों प्रकार की ई और दोनों प्रकार के ए। इनको बच्चों एक ट्रिक से याद रखोगे, इसके लिए ट्रिक है, यहीं पर बनाइए ट्रिक, ट्रिक याद रखोगे। ट्रिक यहाँ पर क्या होगी, अग्रीय, अग्रीय। बच्चों आ साइलेंट, अग्र मतलब आगे का, ई ये मात्रा देखो इसमें, ये वाली मात्रा कौन सी है, ई मतलब छोटी ई। बच्चों छोटी ई की बहन बड़ी ई, ऐसे ए का ब्रदर कौन होगा, बड़ा है। इनको आसानी से ट्रिक से जोड़ लोगे। अग्रीय, अग्रस्वर में याद रखे पेपर में, अग्रीय गा में छोटी ई की मात्रा इसकी बहन बड़ी ई। इसी प्रकार ए में इसका छोटा ए और इसका बड़ा ए ब्रदर हो जाएगा। इनको ऐसे जोड़ लें, अप्रोच से डायरेक्ट हमेशा याद रखें। मध्य स्वर में सिर्फ आप याद रखोगे छोटा। शेष बचे हुए
बचे हुए स्वर शेष, बचे हुए स्वर शेष बचे हुए स्वर जैसे कि, आइए देख लें, जैसे कि बड़ा, बड़ा कमा दोनों प्रकार के उ, कमा दोनों प्रकार के ओ और औ आदि शब्द। तो बच्चों इस तरह से वर्गीकरण अच्छे से भली बात हम समझ पा रहे होंगे। आइए इसको ध्यान दें, एक बार फिर से देखें बच्चों। केस फर्स्ट है जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया। नंबर 1 है अग्र स्वर, नंबर 2 है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने पर जीभ के अगले भाग से उच्चारित हो, वो अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर का मतलब अग्र, यहीं से ट्रिक बनाई, अग्रीय, अग्र से ट्रिक आप बनाओगे अग्रीय। यहाँ पर हमने अभी ट्रिक बताया था, गा अग्र, गा में से कौन सी मात्रा लगी, छोटी, छोटी की दोनों बड़ी, यानी कि सॉरी छोटी की सिस्टर या बहन, बड़ी, ऐसे ही ए से जोड़ दें ट्रिक में, ए का ब्रदर कौन हो जाएगा, बड़ा है। अग्रीय से याद रखिए। मध्य स्वर केवल आपको याद रखना होगा बड़ा, बाकी बचे हुए अक्षर हिंदी वर्णमाला में स्वर टोटल 11 स्वरों में से बचे हुए अक्षर हमारे क्या आ जाएंगे, पश्च स्वर से उच्चारित होते हैं। तो बच्चों इनको बार बार मनन करेंगे, रिमाइंड करेंगे, पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाए तो इसे मिस नहीं होना चाहिए, और हम इसे बना के बनाएं। चलिए अगला केस देखेंगे, नेक्स्ट। प्यारे बच्चों अब लगातार अगले सीरीज में केस नंबर 2 देखेंगे, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। केस नंबर 2, केस फर्स्ट हमने पढ़ लिया, केस 2 पढ़ेंगे। मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, आधार पर स्वरों का, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण याद रखोगे बच्चों। पहले बच्चों लगातार अगर हम स्वरों का मुंह के खुलने पर, मुंह कभी पूरा खुल जाना या आधा मुंह खुलना या बंद मुंह से उच्चारित होना आदि अलग अलग स्वरों का उच्चारण किया जाता है। प्यारे बच्चों बात की जाए स्वरों का, इन्हें प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 समृद्ध स्वर, इन्हें यानी कि मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। आइए देख लें। नंबर 1 समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, स्वर याद रखोगे। नंबर दूसरा है, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध यानी कि समृद्ध स्वर। तीसरा भाग है, तीसरा भाग है विवृत स्वर, विवृत स्वर। चौथा भाग है बच्चों, चौथा भाग है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन हम सीखेंगे। समृद्ध स्वर होते हैं जिसका मुंह लगभग बंद रहता हो, ऐसे यानी कि स्वर जिनका उच्चारण करने पर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर लगभग मुंह बंद रहता हो, मुंह बंद रहता हो, रहता हूँ। आइए इनके उदाहरण देखते हैं, पेपर में उदाहरण इनके लगातार पूछे जाते हैं बच्चों। आइए देखते हैं इसके उदाहरण होंगे, जैसे कि समृद्ध स्वर में ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ऐसे ही ओ, ओ,
और औ। याद रखोगे बच्चों, ये 4 वर्ण होते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है छोटा दोनों प्रकार के ऊ और दोनों प्रकार के ओ, मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसी प्रकार छोटा ओ और बड़ा ओ। बच्चों इनको ट्रिक से भी याद रखो, इनको भी, इनके लिए भी ट्रिक याद कर लो। समरस स्वर क्या होते हैं, जिनका लगभग मुंह बंद रहता है उन्हें समरस स्वर कहा जाता है। इनको याद रखो। एक अप्रोच है सुई। सुई, सुई से मतलब इसमें सा में कौन सी मात्रा है, देखो ये मात्रा कौन सी है बच्चों, तो कहोगे ऊ। ऊ का दोनों यानी कि ऊ के दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों पेयर आ जाएंगे। ऐसे ई के दोनों पेयर आ जाएंगे, ऐसे ही दोनों पेयर आ जाएंगे। इनको याद रखोगे और इससे ये याद रखोगे, इससे ये याद रखोगे। पेपर में आ जाए कि समरस स्वर क्या है तो तुरंत सुई आ जाएगा, इसे याद रखना है हमें। आइए अर्ध स्वर जानते हैं। अर्ध स्वर की परिभाषा होती है जिसमें से मुंह आधा खुलता हो, जिसमें से मुंह आधा खुलता हो, जिसमें से मुंह थोड़ा खुलता हो, थोड़ा खुलता हो, खुलता हो, जैसे कि ए ओ, ए और ओ, बस 2 ही वर्ण याद रखना। ए ओ क्या है, ए और नहीं सॉरी, हाँ सही है, ए और ओ। इसके लिए आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं। यहाँ सुई और अर्ध संभ्रम में ए ओ, इसको ट्रिक से याद करो, इसको ट्रिक से याद रखना। फिर से हमें समरथ में याद रखना है। समरथ में क्या, सुई, और अर्ध समरथ में हमें याद रखना होगा ए ओ, यानी ए और छोटा ए और ओ, 2 ही वर्ण याद रखना है। आइए बच्चों विवृत स्वर में देखते हैं। पूरा मुंह खुलता हो, इसमें क्या होगा, पूरा मुंह उच्चारण करने पर स्वरों का उच्चारण करने पर जब पूरा मुंह खुलता हो तो ऐसे स्वर विवृत स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर विवृत स्वर कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने इसके बारे में भी सीख लिया। आइए ये वर्ड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें सिर्फ आपको एक याद रखना होगा, विवृत स्वर बड़ा याद रखना है। अब इसमें क्या होगा, अर्ध विवृत में यानी आधा यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुंह आधा खुले तो उसे अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। इसके बचे हुए सब यहाँ पर लगा देंगे, जैसे कि बड़ा हो गया ना, ऐसे ही सबसे पहले छोटा और दोनों प्रकार के ई। यहाँ पर ये 3 वर्ण हम लोग याद रखेंगे और शायद ए वाले भी यहाँ पर दोनों शामिल हो जाएंगे। सॉरी, ए और एक और है ना, ई वाले तो यहाँ शामिल है क्या, सॉरी, सुई में यहाँ पर ई होगा ना, ये गड़बड़ हो गया। इसे सही करेंगे बच्चों, इसे सही करेंगे। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ओ ना होकर ये ई बोलने ना, यहाँ पर हमने सही भी किया है, यहाँ पर हमने लिखा गलत है, इसे सही करेंगे। ई और बड़ी ई ये होंगे, इसे सही करेंगे, करेक्शन। फिर से ध्यान दें, जो समरस स्वर हैं यहाँ पर जिनका उच्चारण करने पर लगभग मुंह बंद रहता हो, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई, सुई से याद रखेंगे। दोनों प्रकार के ऊ, दोनों प्रकार की ई। तो अब यहाँ पर मेंशन हमें फिर से, इसमें क्या होगा, ए ओ, और इसमें ऐसे यानी कि जिनका सिर्फ यहाँ पर हम बड़ा याद रखेंगे, यहाँ पर आ। अब क्या बचेगा, ए, और क्या बचेगा, यहाँ पर ए हो गया और ओ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा। इस सारे वर्ण हो गए। पेपर में याद रखना, समरस स्वर वो होते हैं सुई से समरस स्वर
और अर्ध संवृत में हमें याद रखना ए ओ, और हमें याद रखना विवृत स्वर में बड़ा, बचे हुए सारे के सारे वर्ण वो क्या आ जाएंगे, अर्ध विवृत स्वर। तो इसकी भी परिभाषा है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर सिर्फ आधा मुंह खुलता हो उसे अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण है, इनका 2-3 बार मनन करें और रिवीजन करें जिससे कि पेपर में ये क्वेश्चन हम बना सकें। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक और केस नंबर तीसरा हम लोग सीखेंगे, केस तीसरा हम लोग सीखेंगे और इसके बाद हमारा स्वर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों ओष्ठा यानी कि कृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठा, तीसरा केस है कि ओष्ठा, तीसरा केस है ओष्ठा, ओष्ठा कृति के आधार पर, कृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आइए बच्चों ध्यान दें, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है व्रतमुखी स्वर, व्रतमुखी स्वर यानी ओठ जिसमें व्रत जैसा बन जाए, रिंग जैसा बन जाए, व्रतमुखी स्वर। और एक होता है दूसरा पार्ट आवृतमुखी स्वर, आवृतमुखी स्वर, आवृतमुखी स्वर। प्यारे बच्चों, इसमें व्रत जैसा मुंह न बने, यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर न बने, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आवृतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर बोले जैसे कि ओ, क्या आ जाएगा बच्चों, बोले ओ, या क्रम से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा। ये याद रखें, इसको आसानी से ऐसे ही, इसको ट्रिक कोई जरूर नहीं, डायरेक्ट सर्कल देके किसमें बनना, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इसके बचे हुए यहाँ पर लगा दीजिए, कौन कौन से बच रहे हैं, आ है, बड़ा आ है, और ऐसे ही ई है, छोटी ई है, छोटी बड़ी ई, ऐसे ही ये हमारे, और क्या बच रहा है, दोनों प्रकार के ए हो जाएंगे, दोनों प्रकार के ए हो जाएंगे। ये इनको रिमाइंड करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आज रा ऋषि के साथ कुछ रूप देख लें, रा ऋषि के साथ। आइए कुछ और भी देख लेते हैं, केस चौथा भी देख लें, केस चौथा, रा और ऋषि के साथ, रा का प्रयोग, ऋषि के साथ, ऋषि के साथ करना। मेरे बच्चों, जैसे कि इसमें एक शब्द आता है कि व्यंजन, रा हमारा क्या है, व्यंजन, और ऋषि क्या है हमारा स्वर। इन दोनों का अगर आप प्रयोग करेंगे, जैसे कि ये कृपा, जैसे कि उदाहरण, जैसे कृपा, तो बच्चे यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, ये रा प्लस कृपा, यहाँ पर ये शब्दों का प्रयोग, कृपा है, घड़ा है, आदि का। तो रा का प्रयोग भी हमें पता है कि आसानी से, जैसे कि ट्रक है, क्रम है, वर्णा है, धर्म है, आदि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट हम लोग आज वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए इसको रफ करते हैं। मेरे बच्चों, अभी लास्ट में हमने
यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं पूरे वीडियो में। हमने अभी वर्णमाला में स्वरों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें व्यंजन के बारे में। बच्चों, मूल व्यंजन 33 होते हैं और रचना के आधार पर इनकी संख्या, मूल व्यंजन लिख लेना, मूल व्यंजन 33 होते हैं। मूल व्यंजन 33 होते हैं, जबकि रचना के आधार पर इनकी संख्या 41 होती है। आइए बच्चों, इनका वर्गीकरण देखते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण मुख्य रूप से ये वे यानी कि अक्षर हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्णमाला वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं बच्चों। जैसे कि का से ज्ञा तक। आइए बच्चों, हमने वर्णमाला तो सीख लिया। वर्णमाला की मूल व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है, कंफ्यूज नहीं होना है। मूल व्यंजन की संख्या 33 है। रचना के आधार पर व्यंजनों की संख्या 41 है। आंसर किसे दें? तो आंसर यहाँ पर हमें सोच विचार कर आंसर देना। मूल व्यंजन 33, रचना के आधार पर व्यंजनों की संख्या 41। किस आधार पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को आधार मानकर आंसर देना। आइए देखते हैं। इसके बाद वर्णमाला को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। आइए देख लें। सबसे पहला पार्ट है, पहला भाग है हमारा। वर्णमाला को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट याद रखें, पहले स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, नेक्स्ट है तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। प्यारे बच्चों, यहाँ से लगातार 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने, इसीलिए हमें इनका अध्ययन करना होगा। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। आइए इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए स्पर्शी व्यंजन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको स्पर्शी व्यंजन में प्रमुख 25 वर्ण के बारे में ध्यान देना होगा। जैसे का वर्ग, ऐसे ही चा वर्ग, ऐसे ही टा वर्ग, ऐसे ही ता वर्ग, ऐसे ही पा वर्ग। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 5 वर्ण होंगे। कौन से? का हो गया, फिर क्या हो गया? खा हो गया, फिर क्या हो गया? गा हो गया, फिर क्या हो गया? घा हो गया, फिर क्या हो गया? अंग हो गया। फिर चा है, छा है, जा है, झा है और इया है। इसी प्रकार बच्चों टा है, ठा है, दा है, ढा है और अड़ा है। ऐसे ही ता है, ठा है, दा है, धा है और माँ है। ऐसे ही पा है, फा है, बा है, भा है, ये ना है और ये माँ है। इस तरह से हमारे ये टोटल 25 वर्ण हो जाते हैं। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। बच्चे द्विगुण व्यंजन भी हो जाएगा अगर डा में हम नीचे बिंदी लगाते हैं, इसको अभी बाद में मेंशन करेंगे। तो टोटल ये 25 वर्ण हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिसमें से या हो गया, यहीं पर लिख लें, या हो गया, रा हो गया, या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वाह हो गया। इस सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देख लें, जिनका उच्चारण करने पर बाहर ऊष्मा तेजी से आए, उसमें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि तीनों प्रकार के शा,
और साथ में हा। ये हमारे टोटल, इनको काउंट करेंगे 25 4 29 4 33। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, सॉरी व्यंजनों की मूल संख्या, व्यंजनों की मूल प्राइमरी संख्या, मूल संख्या तो कितना हो जाएगा, इनको सम करेंगे 25 4 29 4 33। बच्चों लेकिन रचना के आधार पर, रचना के आधार पर अगर पूछा जाए तो जैसे कि द्विगुण, दोगुण व्यंजन, दोगुण व्यंजन दो और ऐड करेंगे। ऐसे ही बच्चों संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये टोटल कितना हो जाएंगे, ये टोटल इनकी भी संख्या 4 होती है। ये 4 जोड़े 25 4 29, 29 4 33, 33 2 35, 35 और 4 49 हो जाएगा। बच्चों अभी दो व्यंजन और हमें पढ़ना है ना। ये दो गुण व्यंजन में ध्यान दो कौन कौन से होते हैं। दो गुण व्यंजन में दो, एक होता है हमारा डा और एक होता है हमारा ढा, ये याद रखिए। संयुक्त व्यंजन में जैसे कि छा, त्रा, कमा, या और कमा, ऋषे, ऋषि, शास्त्र श्रवण वाला, सॉरी श्रा, ये 4 वर्ण हो जाएंगे। बच्चों ये दो और कोई छूट रहे हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे, देखते हैं कौन से वर्ण छूट गए हैं। तो ये जैसे कि हमारे सॉरी अनुसार और विसर्ग, अनुसार और अनुसार और क्या हो जाएगा, विसर्ग। इनको व्यंजनों के अंतर्गत रखते हैं। विसर्ग क्या हो जाएगा, आहा। तो ये दोनों मिला के भी कितने, 2 हुए। ये कितने मिला के 4 हुए और ये कितने मिला के हुए, 2। इनको जोड़ो, ये 25 है, 4 29 है, 29 4 33 है, 33 मूल है, आगे जोड़ो 33 2 35 हो गया, 35 में 4 जोड़ो 35 4 39 हो गया, 39 में 2 जोड़ दो और ये डाटा हमारा कितना आ गया, 41 आ गया। तो अगर बात की जाए रचना के आधार पर, क्वेश्चन पूछा जाए रचना के आधार पर, रचना के आधार पर इनकी संख्या क्या हो जाती है, 41। बच्चों अगर नहीं दिख रहा तो ये वाला आइए ऊपर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद जैसे संयुक्त व्यंजन हमने मेंशन किया है, इसको ऊपर मेंशन करते हैं। जैसे संयुक्त के बाद अनुस्वार स्वर, अनुस्वार अनुसार व्यंजन, अनुसार व्यंजन में आपका आ जाएगा कौन सा, एक अंक आ जाएगा। और विसर्ग, विसर्ग व्यंजन में क्या आ जाएगा, आहा आ जाएगा। तो ये 2 इनकी संख्या हो गई। बच्चों लास्ट में इन डाटा को अगर सम करें टोटल, तो रचना के आधार पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, रचना के आधार पर इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 41 हो जाती है। इन्हें याद रखेंगे। फिर बच्चों लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2-3 और शब्द देखेंगे, इसे इसका मनन करेंगे, रिवीजन करेंगे। आइए इन्हें किसको क्या कहा जाता है ये देख लें। इसमें इन्हें हम लोग नासिक वर्ण कहा जाता है, नासिक वर्ण, नासिक व्यंजन कहा जाता है, जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं। बच्चों ग्रुप 5 में ये का वर्ग है और ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। तो याद रखिए 25 हो गए। और अंतस्थ व्यंजन में या रा ला व, उस व्यंजन में तीनों प्रकार के शा यानी सा और खा खसकोड़ और हा। ऐसे द्विगुण व्यंजन में डा और ढा इनके 2 गुण होते हैं, साधारण में इनका गुण अलग होता है। ऐसे साधारण में इनका गुण यानी कि एक वर्णमाला के क्रम में होता है, ऐसे इनका गुण बदल जाता है, द्विगुण हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्रा।
अनुस्वार और विसर्ग ये 2 होते हैं, टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 41। आइए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी बच्चों आइए कुछ और भी देख लेते हैं इसके अलावा, जैसे कि अर्धस्वर। इसके अलावा जैसे अर्धस्वर क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें। इंपॉर्टेंट फैक्ट आइए इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अर्धस्वर, आधे स्वर आधे व्यंजन, ये 2 ही होते हैं। कौन से? या और वाह। या और वाह होते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें लिखना है, जैसे कि कौवा, कौवा ये भी सही होता है, और पेपर में अगर हम कौवा ऐसे भी लिख देते तो ये भी सही होता है। आ जो है ये भी सही है और ये भी सही है बच्चों। आ ये हमारा क्या हुआ? स्वर। और यहाँ पर जो वाह है बच्चों, ये क्या हुआ? व्यंजन। तो इसीलिए इन दोनों वर्डों को क्या कहा जाता है? आधा स्वर आधा व्यंजन, आधा स्वर प्लस आधा व्यंजन, आधा व्यंजन। ये 2 वर्ड याद रखोगे। कौन से? या और वाह। इनको याद रखें स्टूडेंट। चलिए, ये पहला हमारा केस हो गया अर्धस्वर। महत्वपूर्ण बिंदु दूसरा याद रखोगे। अर्धस्वर के बाद होता है लुंठित, या इन्हें कहा जाता है प्राकंपित, कांपने वाले, जिनका उच्चारण करने पर कंपन उत्पन्न हो शरीर से अचानक कपकपी उत्पन्न हो, उसे लुंठित या कंपित वर्ण कहा जाता है। आइए, इसकी परिभाषा यही है कि जिन अक्षरों का उच्चारण करने पर अचानक शरीर से कंपन उत्पन्न हो, उसे लुंठित वर्ण कहा जाता है। जैसे कि रा, ये क्या होता है? रा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। एक होता है पार्श्विक व्यंजन, यानी ऐसा अक्षर जो उच्चारण करते समय जीभ के पिछले भाग से बोला जाता हो, जीभ के पिछले भाग से बोला जाता हो, जीभ के पिछले भाग से बोला जाता हो, पिछले भाग से बोला जाता हो, भाग से बोला जाता हो, उसे पार्श्विक कहा जाता है। पार्श्विक का उदाहरण लिखोगे ला, याद है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन के बारे में देख लो बेटा। संयुक्त व्यंजन के बारे में तो अभी हमने डिस्कस ही कर दिए हैं। अभी इनकी रचना देखेंगे कि ये कैसे कैसे इन्हें जोड़ा जाता है। संयुक्त व्यंजन यहीं पर भी देख लो। संयुक्त व्यंजन जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और श्रवण वाला आदि। अगला हम लोग देखेंगे इनके बारे में। अभी इसको संयुक्त रूप से आगे देखेंगे। प्यारे बच्चों, एक और हम लास्ट देखेंगे, आगत स्वर। आगत को ही विदेशी कहा जाता है। आगत स्वर को ही देखो, आगत स्वर भी होता है, आगत, दोनों चीजें यहाँ पर देख लें। आगत व्यंजन लिखें। क्या हो जाएगा? आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये विदेशी, यानी कि जो व्यंजन याद रखोगे इसे आगत कहते हैं, और विदेशी व्यंजन भी कहा जाता है। जो विदेशी भाषा के व्यंजन हो, विदेशी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, देखा होगा इसमें एक नुक्ता शब्द, नुक्ता बिंदु लगा होता है का, ऐसे ही खा नुक्ता लगा होता है बिंदु, ऐसे ही गा इसमें नुक्ता लगा होता है, ऐसे ही जा जिसमें से नुक्ता शब्द लगा होता है। एक वर्ण और याद रखेंगे, जैसे फा। जैसे क्या हो जाएगा? फा। ये 5 याद रखोगे। ये विदेशी शब्द हैं। प्राय ये फारसी और अरबी से निर्मित, यानी कि ये आपके व्यंजन हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम बाजार लिखते हैं तो प्राय ये बाजार हमारा गलत होगा। बाजार का जो सही रूप होगा बा जा, नुक्ता शब्द, नुक्ता बिंदु लगाओगे फिर बाजार, ये सही होगा हमारा। ये गलत माना जाएगा, इससे सही माना जाएगा। तो कुछ शब्द हैं जिनकी नुक्ता यानी कि बिंदु की या नुक्ता
शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम इसका डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसको रिवीजन और मनन करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट में आप घोषत्व के आधार पर घोषत्व के आधार पर वर्णमाला का घोषत्व के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण ये याद रखोगे, कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसे रिवीजन रखोगे। प्यारे बच्चों, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे दो पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर 1 घोष और नंबर 2 अघोष। नंबर 1 है हमारा अघोष, और नंबर 2 है साघोष। अच्छा, साघोष को केवल घोष भी बोला जाता है। इन्हें रिवीजन रखेंगे बच्चों, इन्हें क्या रखेंगे? रिवीजन रखेंगे। तो आघोष की संख्या अगर बात किया जाए, आइए इसको रफ में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे का, खा, गा और घा और अंगा, ऐसे चा, छा, जा, झा, इया, ऐसे टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ऐसे ता, था, दा, धा और ना, ऐसे पा, फा, बा, भा और माँ। फिर बच्चों और भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम याद रखेंगे, ये का वर्ग हो गया, ये फर्स्ट हो गया वर्ग, और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसमें याद करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, हमें याद करना होगा आघोष यानी कि पहले का कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों आघोष होते हैं। सारे के सारे वर्ण आघोष होते हैं। लास्ट के तीनों कॉलम यानी 3, 4, 5, ये लास्ट के तीनों कॉलम ये आपके सघोष होते हैं। सारे के सारे वर्ण सघोष होते हैं। एक दिक्कत आती है कि इनका जो वर्गीकरण हम लोग करेंगे, इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी याद रखना होगा कि इसमें से अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन का वर्गीकरण किधर किया जाए, तो उसके बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें याद करना होगा कि आघोष में अभी हमने एक ट्रिक बताया है कि कॉलम नंबर 1 के सारे वर्ण, साथ में कॉलम नंबर 2 के सारे वर्ण, प्लस इसमें समस्त प्रकार के ऊष्म व्यंजन अभी हमने 4 लिखे थे, सभी प्रकार के सा और हा को छोड़ना है। यहाँ पर अपवाद है बच्चों, यहाँ पर मतलब 1 और 2 यानी कि वर्ग लेना है, कॉलम लेना है। कॉलम 1 के सारे वर्ण, कॉलम 2 के वर्ण, कॉलम 1 के वर्ण और कॉलम 2 के वर्ण, है ना, सभी वर्ण, ये सारे के सारे वर्ण, सभी वर्ण, है ना, दोनों में से सभी वर्ण। साथ में ऊष्म व्यंजन में आपको याद रखना है कि सारे शा, सबसे पहले शा लेना है और शा लेना है और खसकोड़ लेना है। परंतु बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हा का प्रयोग नहीं होता है। ये हमेशा अपवाद में याद रखोगे, अपवाद में इसे हा को याद रखोगे, ये अपवाद है हा। पहले बच्चों सघोष में बात की जाए तो ये 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस सारे प्रकार के अंतस्थ व्यंजन जो भी हमने पढ़ रखा था, जैसे या है, वाह है, रा है और ला है। साथ में यहाँ पर आ का भी प्रयोग होगा, यहाँ पर साथ में आ का भी प्रयोग करना है। साथ में सभी
सभी स्वर क्या है, सभी स्वर का प्रयोग करना है, सभी स्वर का प्रयोग करना है। जो अभी हमने पढ़ रखा है ना, आ से औ तक, ये सभी का स्वरों का प्रयोग करना है। आइए बच्चों, इसके अलावा और भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने इसके बारे में अगर अध्ययन कर लिया है तो दिक्कत नहीं होगी। आइए एक अल्प प्राण महाप्राण भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण। तो यहाँ पर भी हमें याद रखना होगा, इसको ध्यान दें। अल्प प्राण और महाप्राण में ध्यान दो बच्चों। अल्प प्राण में एक एक छोड़कर कॉलम हमें यहाँ पर लेना है। अल्प प्राण में 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कॉलम 5 हो जाएगा। सभी वर्ण, सभी कॉलम के सभी वर्ण, कॉलम के सभी वर्ण। बच्चों बचे हुए इसमें याद रखोगे, बचा हुआ 3 प्लस और बच रहा है, नहीं सॉरी 3 नहीं होगा, बचा हुआ 2 प्लस 4। अब एक दिक्कत आ रही है इसमें, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन किसे व्यवस्थित किया जाए। इस तरह से हम यहाँ पर सारे अंतस्थ, इसका विपरीत लगा दो। यहाँ पर सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन, और साथ में यहाँ पर सभी ऊष्म व्यंजन, यहाँ पर सभी ऊष्म व्यंजन, यहाँ पर सभी अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन। प्यारे बच्चों, अभी हम स्वर वहां पर लगाए थे, अब यहाँ पर सभी स्वर, सभी स्वर का प्रयोग किया जाएगा। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण, और सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होता है। तो इस गणना को आइए फिर से एक बार मनन करते हैं। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में घोषत्व के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। अघोष वर्ण यानी कि वो होते हैं जिनमें से ध्वनि को, व्यंजनों को उच्चारित करने पर बहुत धीमे स्वर से घोष हो, आवाज में बोले जाएं, उन्हें अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि बात किया जाए, छोटा सॉरी का, फिर खा, गा, अगर इनमें उच्चारित करें का खा बहुत छोटे स्वर में, अगर ऐसे ही हमें सघोष बोलना गा घा और अंगा, थोड़ा आवाज तेजी से, तो जिसमें हवा के साथ घोष किया जाए, हवा के साथ यानी कि व्यंजनों का घोष किया जाए, वो हमारे सघोष कहलाते हैं। जैसे कि हवा बाहर आएगी, गा घा और अंगा। और जो जिसमें कम हवा के साथ घोष किया जाए वो क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। चाहे बोलकर अपने सामने हाथ लगाकर इनका उच्चारण कर सकते हैं, जैसे का और खा। जबकि तेजी से जो हवा का प्रसार बाहर आएगा, जैसे गा घा और अंगा, जिसमें हवा बहुत स्लो, हाथों को स्पर्श न करें, वो उच्चारण करने पर जिन जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर हवा हल्के स्वर से बाहर आए, तो वो हमारे अघोष कहलाते हैं। जिनमें तेजी से उच्चारित होकर हवा सामने हाथ में स्पर्श करे, वो हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। आइए देखें अल्प प्राण। कॉलम 1 3 5, एक एक छोड़कर कॉलम 1 3 5 के समस्त यानी कि वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन और सभी प्रकार के स्वर। ऐसे ही महाप्राण में बचे हुए 2 और 4 कॉलम के सभी स्वर, साथ में ऊष्म व्यंजन, ये सभी मिलाकर ये हमारे महाप्राण होते हैं। बच्चों, अल्प प्राण जिन शब्दों में प्राणवायु कम ध्वनि से उच्चारित हो, प्राणवायु जिसमें कम ध्वनि से उच्चारित हो उसे अल्प प्राण कहा जाता है। जिसमें प्राणवायु बहुत तेजी से ध्वनि उच्चारित हो उसे महाप्राण कहा जाता है। इन्हें व्यवस्थित करेंगे, याद रखेंगे। आइए कुछ और भी देख लेते हैं और बाकी इसे आगे अभी समाप्त करेंगे। आइए कुछ और देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, इसे रिवीजन करेंगे, 1-2 बार देखेंगे, आसानी से तैयार हो जाएगा। बच्चों, उच्चारण के समान के आधार पर, जैसे कि आइए उच्चारण के आधार पर
उच्चारण के आधार पर, सॉरी, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण ये बहुत पूछा जाता है बच्चों। जैसे कि का वर्ग में 5 होते हैं, जैसे का, खा, गा और अंग। चा वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, चा, छा, जा और झा, सॉरी, का, खा, गा और एक घा, स्टेक हो रहा है अंगा। चा, छा, जा और झा और इया। ऐसे ही टा वर्ग में 5 वर्ण होंगे, जैसे कि ता, ठा, डा, ढा और अड़ा। ऐसे ही ता वर्ग में 5 होंगे, ता, था, दा, धा और ना। ऐसे ही पा वर्ग में 5 होंगे, पा, था, बा, भा और मा। बच्चों ऐसे ही ये तो हमारे सारे के सारे, इन्हें क्या कहा जाता है, बोलो एक बार, स्पर्शी व्यंजन। इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा, अभी हमने अंतस्थ व्यंजन बताया था। अंतस्थ व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं, बोलो, अंतस्थ व्यंजन के बारे में बोलो कमेंट में, जल्दी से बताइए। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन प्रमुख 4 होते हैं, ये 25 होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है, ये 4 होते हैं। आइए देखें, या, रा, ला और वा। ऐसे ही तीसरा, सॉरी दूसरा, ये पहला है ऊष्म व्यंजन। क्या होगा, ऊष्म व्यंजन। आइए, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, सारे प्रकार के, शा, सा, सा, सा और हा। फिर बच्चों लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इनको वर्गीकरण बताते हैं। इसके लिए एक हमारी ट्रिक याद करोगे उच्चारण के आधार पर। ट्रिक हमारी सबसे याद कर लो, यहाँ पर इसे रट लो। ट्रिक KT MDO, 2-3 बार नाम लीजिए, KT MDO, 2-3 बार उच्चारण करो, आ जाएगी KT MDO। पहले बच्चों, जब भी हमें इसका उच्चारण करना है तो सीधे हमें ऐसे ही अरेंज करना है, KTM और ये D और O। इसके बाद हम ये कैसे, ट्रिक का मतलब क्या है, ये सारे के सारे का वर्ग के सारे ये वर्ण, सारे ये वर्ण, ये सारे के सारे, पूरे ये सारे के सारे ये कंठ से उच्चारित किए जाते हैं, कंठ से उच्चारण किया जाता है। चा वर्ग के सारे वर्ण ये तालव्य से, तालु मतलब तालव्य से उच्चारित किए जाते हैं। टा वर्ग के सभी ग्रुप के ये एम से मूर्धन्य, मूर्धन्य से उच्चारित किए जाते हैं। ता वर्ग के सारे ग्रुप के सदस्य दंत, 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 दंतय या दंतोष्ठ, सॉरी दंतय से बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। पावर के सभी सदस्य ओष्ठय, ओष्ठय के आधार पर उच्चारित किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, ये तो हम सीख लिया, साथ में याद रखेंगे कुछ यहाँ पर हम, जैसे कि इनको भी आधार लेंगे। इसके अलावा जैसे कि प्यारे बच्चों, कंठ में छोटा और बड़ा इसका उच्चारण किया जाता है। ऐसे ही तालव्य में छोटी बड़ी का उच्चारण किया जाता है।
प्यारे बच्चों, मूर्धन्य में आपका उच्चारण संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ का उच्चारण किया जाता है। ये सभी मूर्धन्य के अंतर्गत उच्चारण किए जाते हैं। बात की जाए दंत से, एक बड़ा ऋषि, इसका उच्चारण किया जाता है, पेपर में बहुत कम पूछा जाता है। बात की जाए लास्ट में ओष्ठ में दोनों प्रकार के उ का उच्चारण किया जाता है। तो सबसे पहले इससे संयुक्त वाले को देख लेते हैं। मूर्धन्य में भी इन्हें दो पार्ट में बांट दिया गया है। मुख्य होता है मूर्धन्य में भी इन्हें दो पार्टों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है कंठ और ओष्ठ है, क्योंकि ये संयुक्त बना है, कंठ ओष्ठ है, सॉरी कंठ तालव्य, इसमें दोनों प्रकार के ए आ जाएंगे। बच्चों देख सकते हो, जैसे कि कंठ तालव्य में ए किससे बनता है, तो हम बताते हैं ना, आ प्लस क्या ई। आ से क्या आ जाएगा, आ किस में रखते हैं, कंठ में, और ई किस में रखते हैं, तालु में। कंठ और तालु मिला के क्या बनेगा, प्यारे बच्चों बोलो, कंठ तालव्य। क्या बनेगा, कंठ तालव्य। तो ये क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य दोनों। ऐसे ही हमारा कंठ ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ में क्या आ जाएगा, तुम्हारे दोनों ये आ जाएंगे, ओ और औ। इनको याद रखो बच्चों, लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में संयुक्त स्वर की बात किया जाए तो ये हम वहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, इन्हें याद रखोगे। और इसके बाद इसमें एक अरेंज और भी देख लें कि इसमें से बात किया जाए प्यारे बच्चों, इसके आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे। आइए आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे, शेष अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।